एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फिजिक्स का पार्ट नंबर 2। कौन सा पार्ट नंबर 2? चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में आज हम बहुत ही अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पार्ट, एक भी मिस मत करना। पूरा का पूरा पार्ट 100% अच्छे से देख लो, और कोई भी अगर आपको डाउट रहे तो फिर मुझे बता देना। इससे अच्छी वीडियो आई थिंक आपको थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट्स में आपको शायद नहीं मिलेगी। पूरा वीडियो जरूर वॉच करना। और एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाली वीडियो जो पार्ट 1 थी उसे वॉच करके ही इसे देखोगे ना तो आपको और अच्छे से समझेगा। बिकॉज वहां पे हम लोगों ने देखा था कि हीट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, वो सारी चीजें हमने इसके पहले वाले पार्ट में अच्छे से देखी थी। तो उसे जाओ प्लीज, अच्छे से वॉच कर लो। ऊपर आई बटन आ रही होगी, वहां पे आप क्लिक करके उसे ले सकते हो, अच्छे से पूरी वीडियो वॉच कर सकते हो। तो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, मैं हूं प्रशांत, और आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट करके ले सकते हो अपने नोट्स को, या फिर यहाँ से सारे नोट्स हैंड रिटन है। और हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां भी ज्वाइन कर लो, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अच्छे से डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो सीधा टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और वहां पे जाओ, और ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा है न्यू इंडियन एरा उसे सर्च करो और ज्वाइन हो जाओ। ओके, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने सारी चीजें, हीट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें, और जो 11th का कॉन्सेप्ट था, 10th का, 9th का कॉन्सेप्ट था, सारी चीजें हमने अच्छे से पार्ट 1 में पढ़ी थी। अभी हम लोग को यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर में ध्यान देना, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। और ये थर्मोडायनेमिक्स का सोच लो एकदम हार्ट है। जैसे किसी इंसान के बारे में अगर स्टडी करनी है तो उसका हार्ट एंड ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इंटरनल एनर्जी ही सब कुछ है, ये बात ध्यान रखना। यही सारी चीजों को चेंज कर देता है पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आज इस वीडियो में हम पूरा यही डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे सारी चीजों को। डिस्कस करने से पहले जो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 में, उसको थोड़ा देख लेते हैं। कि एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है जिससे कि आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा सारी चीजें ऑटोमेटिकली। ऑलवेज द बॉडी हैविंग हायर हीट कॉन्सेंट्रेशन लॉसेस हीट टू बॉडी हैविंग लोअर हीट कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक बड़ा सा कंटेनर है, इस तरह कुछ बड़ा सा कंटेनर है, और इसके अंदर एक छोटा सा कंटेनर है, ठीक है, इस तरह कुछ, यहाँ भी वाटर फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ऐसा वाटर फील्ड है, ठीक है, और उसके अंदर वाले पार्ट में भी वाटर फील्ड है। ठीक है, जो इनर वाला है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, अंदर वाले यहाँ पे ये वाले का थोड़ा कम है। ठीक है, तो क्या होगा, जिसके पास ज्यादा टेम्परेचर है वो अपने टेम्परेचर को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इसी तरह एक बेस्ट एग्जांपल, अगर आपके रूम में आपने एक ग्लास में पानी रखा, पानी बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि वो अगर आप रख दोगे उस हॉट वाटर को, थोड़े टाइम बाद वो जो वाटर था अपने आप एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल्ड वाटर भी रखा तो थोड़े टाइम बाद रूम में अगर आप रखे रहोगे तो वो थोड़े टाइम में अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो रूम आपने यूज किया है तो वो रूम का टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस था, और आपका जो ग्लास का वाटर था उसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस था। तो इससे जो हीट थी ट्रांसफर होकर रूम में चली गई, और तब तक ट्रांसफर हुआ जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो गया। यानी कि आपका वाटर तब तक ही टेम्परेचर लो करेगा जब तक कि वो रूम टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। तो जो ग्लास के अंदर वाटर भरा हुआ था तो उसका टेम्परेचर कितना कम होगा, उतना तक ही कम होगा, उसी लेवल तक कम होगा जितना कि रूम का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जो यहाँ से हीट इसलिए दिया है रूम को तो उतना ही देगा जितना कि हीट का टेम्परेचर यहाँ पे जो रूम का टेम्परेचर है वो होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये अपना टॉपिक है जो मैं टेक्स्ट बुक से यहाँ से नोट्स क्रिएट की है, तो उसको पढ़ने से पहले इंटरनल एनर्जी को यहाँ पे समझ लेती हैं। ठीक है, वर्ड इंटरनल से ही आपके दिमाग में कुछ चीजें बन रही होगी कि भाई इंटरनल मतलब अंदर, और एनर्जी मतलब अंदर की एनर्जी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो कोई भी अगर आपके सामने एक बॉडी है, पहले कंसेप्ट को समझो, कोई भी अगर आपके सामने बॉडी है तो उस बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। कैसा? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है ये मूव कर रहे हैं, तो मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए रहती है, तो कुछ ना कुछ तो इनके पास एनर्जी होगी मूव करने के लिए। तो वो जो इनकी एनर्जी, यानी कि ईच एंड एवरी पार्टिकल जो भी एनर्जी कंटेन करता है, ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर, इस तरह किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स के पास जो भी एनर्जी होती है,
ठीक है, जितने भी पार्टिकल होंगे उनके पास थोड़ी बहुत तो एनर्जी होगी ना, तो वो छोटी छोटी जो कम कम एनर्जी है, सारी एनर्जी को अगर आप ऐड करोगे और टोटल निकालोगे तो वही होगी उसकी इंटरनल एनर्जी। यानी इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि ये बात ध्यान रखना, इट इज द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। जो भी सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी जितनी भी एनर्जी होगी, उन पूरे एनर्जी का टोटल जो होगा वही होगी अपनी इंटरनल एनर्जी। अपने टेक्स्ट बुक में मोस्टली जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम यू से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यू के थ्रू। जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से जानेंगे। ओके, इस बात को ध्यान रखना। अब एक बात और बता दूं कि मान लो ये सिस्टम है और यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह पार्टिकल सारे मूव करते हैं। तो जब पार्टिकल मूव करते हैं तो मूव करने के टाइम पे कभी भी किसी भी पार्टिकल में मूव करता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो सारे पार्टिकल्स में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इन सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो कि 1/2 mv² होती है, इसे ऐड कर दूं, जोड़ दूं, सम कर दूं, तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिकॉज सारे पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में नहीं है, सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो मूव कर रहे हैं मतलब जितनी एनर्जी से वो मूव कर रहे हैं वही उनकी काइनेटिक एनर्जी है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी उसी बॉडी में होती है जो बॉडी मूव करती है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी। तो अगर मैं सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? वही होगी अपनी टोटल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है, 1/2 m1v1। ये जो ऐड किया है ना सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, जहां पे m क्या है? ये मास है, v क्या है? वेलोसिटी है। और ये m1 mv1 जो यहाँ पे दिया, इसी तरह सारे की मास वेलोसिटी सारे पार्टिकल की यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ये ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स वी गेट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम ऐड अप कर देते हैं तो सारी काइनेटिक एनर्जी को, जो पार्टिकल्स की किसी भी सिस्टम के अंदर, मान लो यही सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी जितने भी पार्टिकल है, इन सभी पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इन सभी पार्टिकल की जो भी काइनेटिक एनर्जी है वही इनकी एनर्जी होगी उस पार्टिकल की। तो अगर इन सारी काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। तो अभी आपके बेसिक माइंड में कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ गया होगा कि इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली होती क्या है। ओके, और ये वाली जो इक्वेशन है ये तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा ही है कि एक एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 m1v1² होती है। सभी की ऐड कर दूंगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और वही टोटल काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ सिस्टम, यहाँ पे ध्यान देना, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब कोई सिस्टम है आपके सामने, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है, मान लो यहाँ पे एक बॉडी है जिसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, तब फिर आप कहोगे ना कि इस बॉडी जब मूव नहीं कर रही है उसके अंदर के पार्टिकल, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फिर इसीलिए बोला है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी का एडिशन क्या होता है? अपना यहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी होती है। तो इस बात पे ध्यान रखना। ये जो यहाँ पे इक्वेशन देके रखा है, ये इक्वेशन आप आगे चल के पढ़ोगे, इस इक्वेशन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करोगे, डोंट वरी। ठीक है, आगे हमको यही प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से कि जो भी किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है वही होती है इंटरनल एनर्जी। तो अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान देना। जितने भी सिस्टम है, एवरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमको भी पता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी की आपके बुक के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? तो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। तो क्या बोला यहाँ पे कि कोई भी अगर आपके सामने सिस्टम है, मान लो कोई भी ऐसा रैंडम सिस्टम है, तो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो मॉलिक्यूल पहली बात तो लीनियर वे में होते ही नहीं है। वो कैसे होते हैं? डिसऑर्डर्स होते हैं। डिसऑर्डर्ड मतलब किधर भी इधर उधर रहते हैं और रैंडमली मूव करते हैं। तो वही रैंडमली मूवेबल मॉलिक्यूल या डिसऑर्डर्ड मॉलिक्यूल के पास जो भी टोटल एनर्जी एसोसिएटेड होती है, जो भी टोटल एनर्जी एसोसिएटेड मतलब जितनी एनर्जी वो गेन करके रखता है, उन सारी एनर्जी का एडिशन क्या होता है? अपना टोटल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी। बिकॉज टोटल एनर्जी ही क्या है? इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो इस बात पे अच्छे से आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग कि इंटरनल एनर्जी क्या है। तो इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी में जितनी भी टोटल एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाया करती है। ठीक है, तो अब किसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करोगे, तो कोई सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस होंगे उनके आप काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगी। और यही टोटल एनर्जी क्या होती है किसी भी सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी, मतलब अंदर वाली एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब अंदर वाली एनर्जी, ये बात ध्यान रखना। हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि जो गैसेस होती हैं वो मोनोएटॉमिक होती हैं या फिर पॉलीएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक गैसेस में जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी करते हैं। ठीक है, इनके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज वहां के जो मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं, सिंगल एटम्स वाली गैसेस, वो नॉर्मली सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही परफॉर्म करती है। इसके लिए उनके अंदर ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जितनी भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी तो फिर हम उसे ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। बट इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रोटेशनल मोशन भी करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन भी करते हैं और ट्रांसलेशनल मोशन भी करते हैं, तीनों मोशन परफॉर्म करते हैं। तो एक गैस क्या है, देखो, वाइब्रेट होता है ऑन देयर ओन एक्सिस, वो फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन भी अपने ही ऐसे एक्सिस में परफॉर्म करता है और वो ट्रांसलेशनल मोशन भी अपने ही एक्सिस में परफॉर्म करता है। तो सारे मोशन की जो भी उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको ऐड करेंगे हम लोग इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस में, तो हमें टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था ऐसे ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, कि मतलब अलग अलग डिफरेंट एटम्स वाली गैसेस के लिए। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। आई थिंक आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझा होगा इंटरनल एनर्जी का। इससे इजी कॉन्सेप्ट तो कहीं भी नहीं होगा। मतलब यही है कि कोई अगर आपके सामने बॉडी है तो उस बॉडी के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उनके पास कितनी एनर्जी है, वही टोटल एनर्जी क्या होगी, उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, या फिर सराउंडिंग और बाउंड्री क्या होती है, इस चीज के बारे में समझना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में हमको समझना है। ध्यान देना, सिस्टम मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको चीज पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है और सराउंडिंग या फिर इन्वायरमेंट क्या होता है। ओके, तो ध्यान देना, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यहाँ पे पहले रीड करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो वो बताना पड़ेगा, बिकॉज यही आप एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, और फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट that can be form a unit which may have ability to exchange energy with its surrounding। अब ये थोड़ा सा अभी आपको नहीं समझा होगा। अब ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। मान लो आपके सामने एक वेसल है यानी ग्लास है और उस ग्लास के अंदर आपने वाटर फिल करके रखा है। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वो वाटर क्या करते हैं, वाटर के पास जो भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O के जो मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, मान लो आपके सामने यहाँ पे कोई भी गैसेस है, यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल है, वाटर है। ठीक है, तो इसके पास बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ग्रुप में है कि नहीं है। ठीक है, और ये एक कलेक्टेड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो कि कोई भी आपके सामने सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है या किसी भी तरह का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो भी अंदर मॉलिक्यूल्स है जो कि एक ग्रुप में एसोसिएटेड है, किसके अंदर एसोसिएटेड है, इस सिस्टम के अंदर एसोसिएटेड है या फिर ग्रुप्ड है या फिर कलेक्टेड है। ठीक है, तो इस जो ये अपना यहाँ पे ये सिस्टम है, इसने कलेक्शन किया है, बहुत सारे इस तरह के मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन करके रखा है। तो ये जो अंदर कलेक्टेड मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहने वाले, सिस्टम। ठीक है, ये अपना होगा सिस्टम। ठीक है, और किसने कलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे अभी कोई तो कोई बॉडी कलेक्ट करके रखेगी ना, तो जिसने कलेक्ट किया है उसके बाहर के इस जो यहाँ पे ये एरिया है, इस बाहर के एरिया को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, मतलब ये इसकी लिमिटेशन है, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री से कभी भी अंदर की जो मॉलिक्यूल्स है कभी क्रॉस बाहर नहीं करेंगे। तो जिस चीज को कलेक्ट करके रखा है कोई सिस्टम, मतलब कोई भी एक बॉडी ने उस कलेक्टेड वाले पार्ट को हम सिस्टम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और उस सिस्टम की जो लिमिटेशन है, मतलब जिसे अंदर की बॉडी क्रॉस नहीं कर सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। और जो बाहर का ये पूरा एनवायरनमेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग या एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं ग्लास का,
मान लो कि एक वाटर है और केप्ट इन अ वेसल, तो ध्यान देना अच्छे से, वेसल क्या होगा, वो होगी बाउंड्री। मतलब वेसल को, जो वाटर एक ग्लास के अंदर आपने भर के रखा है, वो ग्लास को वाटर कभी क्रॉस नहीं करेगा कि वो मतलब फोड़ के ग्लास को और बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो वेसल है वो क्या होगी, बाउंड्री, और जो वाटर है वो क्या है, सिस्टम। बिकॉज इस बाउंड्री के अंदर वाटर क्या है, कलेक्टेड है, एक ग्रुप के फॉर्म में अंदर क्या है, यूनिट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अंदर यहाँ पे देखो कुछ इस तरह कलेक्टेड है, जो कि कुछ नहीं कर सकता है, वो कभी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अभी आपके माइंड में एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा कि बाउंड्री क्या है, जो आउटर एरिया है, ये आउटर एरिया, ये जो भी किसी भी सिस्टम की जिसने कलेक्ट करके रखा है उसकी आउटर एरिया क्या होती है, बाउंड्री होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और जो बाहर का सराउंडिंग ये रहा, यानी कि जो बाहर है, एकदम बाहर का जो एरिया है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर वही है, जो भी एटमॉस्फेयर है अराउंड इट इज नथिंग बट सराउंडिंग, वही सराउंडिंग होगा। और बाउंड्री क्या होगी, ये अपनी बाहर की बाउंड्री है। और जो अंदर कंटेंट है, जो कलेक्टेड है, जो ऑब्जेक्ट अंदर भरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपके सामने कोई भी टेबल है, टेबल में इस तरह आपने कोई भी ग्लास को रख दिया है, ठीक है, इस तरह कोई भी ग्लास को अगर आपने रख दिया है, ठीक है, तो ग्लास के अंदर जो मटेरियल है वो क्या होगा, सिस्टम। ये जो ग्लास का बाहर का बाउंड्री हो गई, ये जो लिमिटेशन है, यानी कि जिसको अपना सिस्टम क्रॉस नहीं कर सकता है, वो बाउंड्री हो गई। अंदर वाला सिस्टम है, इसे मैं जब भी वर्ड सिस्टम यूज करूंगा तो समझना कि मैं अंदर की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब बाउंड्री कहूंगा तो समझना कि वो सिस्टम का बाउंड्री है, ठीक है, जिसको कभी सिस्टम क्रॉस नहीं कर सकता। और जो ये बाहर का सराउंडिंग है, टेबल हो गया, जिस रूम में आपने ग्लास को रखा है, ये सारा का सारा सराउंडिंग हो गया। ठीक है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है। तो अभी आपके माइंड में एक फिक्स इमेज बैठ गई होगी अच्छे से। ठीक है, एक और आपके टेक्स्ट बुक में जो देके रखा है उस चीज को दिखा देता हूं। ये रहा अपना यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम, ये है अपना सिस्टम। ठीक है, जो अंदर है, ये बाहर का जो ये कंटेन करके रखा है सिस्टम को, जिसने कंटेन किया है अंदर ये सिस्टम को, उसे हम बाउंड्री कहेंगे। ठीक है, और जो बाहर का पार्ट है, जिससे मतलब एकदम बाहर है, जो कि अपने इस बाउंड्री या इस ऑब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो है यहाँ पे सराउंडिंग। फिलहाल मतलब है जब ट्रांसफर वगैरह हीट का होगा तब मतलब होगा। ठीक है, तो अब आपको परफेक्ट समझ चुका है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसी चीज है जो किसी यूनिट या किसी भी चीज के अंदर क्या है, कलेक्टेड है या ग्रुप्ड है। ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। और जिस चीज में वो ग्रुप्ड है उसे बाउंड्री या ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बाहर के सारे पार्ट को सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लास क्या हो गया, अपना बाउंड्री हो गई, फिर उसके अंदर जो भरा हुआ है वो सिस्टम हो गया क्योंकि वो कलेक्टेड है, और जो बाहर की चीजें हैं वो बाउंड्री या फिर सराउंडिंग हो गई। ठीक है, तो इस चीज पे आपको फोकस रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो अब यही चीज अगर आपको समझ चुकी है ना, तो आगे और मजा आएगा अभी पढ़ने में। तो जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम, ये जो सिस्टम है, अब इसके टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो सिस्टम 3 टाइप्स में आपके टेक्स्ट बुक में डिवाइडेड है, और बहुत हेक्टिक कर दिया है, बहुत बड़ा बना दिया आपके टेक्स्ट बुक में। एक बार रीड करोगे, ये वीडियो देखने के बाद उसे रीड करना, फिर आप ऑटोमेटिकली सारी चीजों को समझ जाओगे, क्योंकि इतना आसान सा यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार में समझ जाएगा। तो सिस्टम क्लासीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब अभी देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो भी अंदर यहाँ पे पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो भी मतलब सिस्टम के पास मॉलिक्यूल्स है, इस तरह यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, ध्यान देना अच्छे से। मान लो ये अपना इन्वायरमेंट है, ये अपना इन्वायरमेंट है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो सिंपल सी बात है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से हीट अंदर आएगा, और अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां से फिर टेम्परेचर बाहर जाएगा, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से टेम्परेचर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, पास होता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो इसी हीट ट्रांसफर के ऊपर डिपेंडेंट होके हमने सिस्टम को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। समझा कि नहीं? अभी हमने देखो इसीलिए बोला था कि हमने पार्ट 1 में कम कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, चलो तो यहां पे देखते हैं सिस्टम क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। पहला है ओपन सिस्टम, फिर क्लोज्ड सिस्टम, फिर आइसोलेटेड सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ध्यान देना कितना चिंदी, और आपको एक ही बार में समझ जाएगा। तो ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। ओके, तो यहां पे ध्यान देना अच्छे से। पहला वाला सिस्टम अच्छे से, एक ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम होता है जो कि फ्रीली अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
एनर्जी एज वेल एज मैटर विद इट्स सराउंडिंग। मतलब ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एनर्जी को भी बाहर देगा, क्या करेगा ध्यान देना अच्छे से, एनर्जी भी बाहर रिलीज करता है और यहाँ पे मैटर भी साथ में रिलीज करता है। मतलब मैटर और एनर्जी दोनों को जो सिस्टम बाहर छोड़ता है, जो बाहर रिलीज करता है, उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, मान लो कि आप एक सपोज एक टोप या फिर आपके सामने कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल में आप ध्यान देना अच्छे से, आप ना वहां पे सपोज कोई भी यहाँ पे एक कंटेनर है आपके सामने, कंटेनर में आपने वाटर मॉलिक्यूल रखा और नीचे से आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, नीचे से आप वहां पे उसे हीट दे रहे हो, ठीक है, इस तरह कुछ आप नीचे से हीट दे रहे हो, ठीक है, इस तरह। तो जब हीट दे रहे हो तो यहाँ के अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बॉयल होंगे, ठीक है। तो बॉयल जब होंगे ये मॉलिक्यूल, तो यह क्या करेंगे? ये हीट को भी बाहर ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे, और मैटर भी ट्रांसफर करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ स्टीम, यानी भाप के फॉर्म में जो इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, जो लिक्विड था उसका, ठीक है, तो वो स्टीम भी बाहर निकलेगी प्लस हीट एनर्जी। आप कभी भी हाथ लगाना, अगर कोई भी चीज गर्म कर रहे हो किसी भी मटेरियल या किसी भी बर्तन वगैरह के अंदर, ठीक है, तो जब आप उसके ऊपर हाथ लगाओगे तो आपको हीट फील होगा, ठीक है, और इवेपोरेशन भी होता है तो मैटर भी बाहर रिलीज होता है, समझा कि नहीं? तो यानी कि एक ऐसा, तो ये एग्जांपल हो गया अच्छा खासा, ठीक है, तो जिसमें हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम मतलब जिसमें से हीट तो निकलेगी ही प्लस मैटर भी बाहर निकलेगा। तो एक चीज तो समझ चुके हो कि अभी मैंने एक एग्जांपल दे ही दिया है कि जब आप किसी भी मटेरियल या किसी भी कंटेनर के अंदर वाटर को रखते हो और उसे यहां से हीट देते हो, जब हीट दोगे तो वो वाटर जो रहेगा वो बॉईल होगा, और बॉईल होने के बाद उसमें से हीट बाहर तो रिलीज होगी ही, एज वेल एज इन दी फॉर्म ऑफ स्टीम मैटर भी रिलीज होगा बाहर, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन होगा ना तो मैटर भी बाहर निकलता है। तो ये हो गया ओपन सिस्टम का एग्जांपल। क्लोज सिस्टम देखते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम दैट अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली नॉट मैटर, ठीक है। एक क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से ओनली एंड ओनली सिस्टम में से सिर्फ हीट ही क्या होती है? हीट ही सिर्फ बाहर रिलीज होती है, ना कि अपना यहाँ पे जो मैटर होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मान लो आपके सामने यहाँ पे एक कंटेनर है और कंटेनर को आपने किसी भी एक मटेरियल से ऐसे यहाँ पे ढक दिया है, ठीक है, और अंदर का जो भी यहाँ पे आपके सामने मटेरियल है उसको आप हीट दे रहे हो, ठीक है। आप जब उसको हीट दे रहे हो, ध्यान देना अच्छे से, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जब आप उसको हीट दोगे तो क्या होगा? अंदर के मॉलिक्यूल बॉयल तो होंगे, बॉयल भी होंगे, और इसमें से गर्म जो हीट है, जब आप बाहर के कंटेनर को टच करोगे तो आपको हीट फील होगा, यानी कि हीट एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। बट जब हमने ऊपर से कंटेनर को अच्छे से क्लोज कर दिया है तो क्या स्टीम बाहर निकलेगा? यानी कि जो भाप है, जो स्टीम है उसकी जो मतलब भाप है, जो भी इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स है वाटर के, क्या वो बाहर रिलीज होंगे? यानी मैटर बाहर रिलीज नहीं होगा, ओनली एंड ओनली अपना यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके जो हीट एनर्जी है वही सिर्फ क्या होती है? रिलीज होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से आपको समझ के रखना है। यहाँ पे अभी जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये क्या होता है? कंप्लीटली सील्ड, यानी चारों तरफ से सील्ड होता है। यानी कि आपने थर्मोस देखा होगा जिसमें से हम लोग टी अगर रख देते, जो चाय होती है टी वगैरह, तो उसमें से थोड़ा भी हीट बाहर रिलीज नहीं होती है, और अपनी जो टी है वो हमेशा 24 आवर जब तक आप रखोगे तो वो क्या रहती है? गर्म रहती है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा इस टाइप का सिस्टम होता है जिसके अंदर मैटर एज वेल एज हीट दोनों भी एक्सचेंज नहीं होते विद द इन्वायरमेंट। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें से ना तो एनर्जी बाहर निकलेगी इन्वायरमेंट के लिए और ना ही उस सिस्टम से मैटर बाहर रिलीज होगा इन्वायरमेंट के लिए। तो ये होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो टोटली क्लोज्ड है, और क्लोज्ड सिस्टम ओनली ऊपर से क्लोज्ड होता है, जिसमें से हीट तो बाहर रिलीज हो सकती है बट मैटर रिलीज नहीं होता है। बट आइसोलेटेड सिस्टम में हीट और मैटर दोनों रिलीज नहीं होता है, और ओपन सिस्टम में दोनों रिलीज होते हैं। तो यही इतना छोटा सा सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। अभी आपको अच्छे समझ चुका है कि सिस्टम क्या है। आप जानते हो कि जो इंटरनल अंदर वाला जो पार्ट होता है वही सिस्टम होता है, ठीक है। अगर ओपन सिस्टम कौन सा है? जिसमें से हीट और मैटर दोनों रिलीज हो। क्लोज्ड सिस्टम कौन सा है? जिसमें से ओनली एंड ओनली हीट रिलीज हो, यानी कि हीट इन्वायरमेंट में जाए। और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें से हीट एज वेल एज मैटर दोनों भी रिलीज बाहर इन्वायरमेंट के लिए नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट था। आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये डायग्राम है, आप ध्यान दो अच्छे से। ये है ओपन सिस्टम का डायग्राम जो कि ओपन है चारों तरफ से, जिसमें से हीट तो बाहर निकलेगा ही प्लस मैटर भी बाहर निकलेगा। तो एग्जांपल तो मैंने दे दिया है ना कि वो कंटेनर का एग्जांपल याद रखो, वाटर अंदर भरे हो और बॉईल कर रहे हो, बॉईल करोगे तो हीट बाहर निकलेगी प्लस यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में मैटर भी बाहर, वाटर का जो मैटर है वो भी बाहर रिलीज होगा। और अगर क्लोज सिस्टम है, ऊपर से आपने ढक दिया किसी सामान से, तो वो हीट बाहर ओनली रिलीज होगी, ना कि उसमें से मैटर। और अगर क्लोज्ड है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कुछ भी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में कि एग्जैक्टली भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, ये कैसी चीजें हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना, सिस्टम अंदर का जो सिस्टम होता है, सिस्टम जब भी वर्ड में सिस्टम यूज करूंगा तो आप समझना कि वो क्लोज्ड चीजें जो अंदर हैं, ठीक है, वही सिस्टम है। यानी कि जो अंदर का ये मटेरियल है वो सारा सिस्टम है। ठीक है, तो सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम का कुछ ना कुछ तो स्टेट रहेगा, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या तो सिस्टम अपना गैसियस फॉर्म में होगा, या तो अपना सिस्टम सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी आइस वगैरह कुछ पकड़ लो। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हो सकता है। तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो सकता है ना, तो ध्यान देना अच्छे से। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस in which thermodynamic state of the system gets changed। समझा कि नहीं अच्छे से, मतलब जो सिस्टम का स्टेट है, सिस्टम का क्या स्टेट, यानी कि लिक्विड, सॉलिड और गैसियस जो स्टेट होता है सिस्टम का, जो इसके अंदर भरा हुआ है, जो अपने पास ये ग्लास था, यहाँ पे जो ग्लास है, इस ग्लास के अंदर जो मटेरियल है उसे सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर का जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है, और अगर वो चेंज हुआ तो वो किस प्रोसेस की वजह से होगा, वो अपना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की वजह से चेंज होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके सामने एक वाटर फील्ड है, वाटर एक वेसल के अंदर फील्ड है, और जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो उसका अंदर के जो वाटर होते हैं उसका स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझिए। मान लो आपके सामने यहाँ पे एक ग्लास है और ग्लास के अंदर आपने वाटर मॉलिक्यूल भरा है। ठीक है, क्या भर के रखा है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और अगर आप नीचे से उसको हीट दे रहे हो तो क्या होगा, अंदर के वाटर मॉलिक्यूल का इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि अंदर का जो सिस्टम है उसका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये किस प्रोसेस की वजह से हो रहा है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान दो अच्छे से। जब कभी भी एक कंटेनर है, ठीक है, एक बड़ा सा कंटेनर में यहाँ पे लेता हूं, एक बड़ा सा इस तरह आपके सामने कंटेनर है सपोज। ठीक है, और इस कंटेनर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल फील्ड है। क्या फील्ड है, वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह फील्ड है। ठीक है, अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल फील्ड है। ठीक है, तो जब आप इसको हीट दोगे तो अंदर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत ज्यादा एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब ये रैंडमली इस तरह मूव करेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल जितने भी हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रैंडमली मूव करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो वॉल है, ये वॉल है कंटेनर की, ये जो वॉल है, बाउंड्री है, इस बाउंड्री में भी अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। दूसरी बात, जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से रैंडमली हीट देने में मूव करेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपांड होगा। बिकॉज तब ये सारे मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे कंटेनर में क्या हो जाएंगे, एकदम फैल जाएंगे, क्योंकि भागने लगेंगे ना, वाइब्रेट होने लगेंगे सारे मॉलिक्यूल अंदर के यहाँ के। ठीक है, तो ये पूरे पूरे कंटेनर में क्या होंगे, अच्छे से एक्सपांड हो जाएंगे। तो यानी कि इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर तो हुआ ही है, प्रेशर किसमें अप्लाई हो रहा है, वाटर, ये जिस कंटेनर की वॉल में। ठीक है, प्रेशर ये मॉलिक्यूल अप्लाई करेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज वी आर गिविंग टेम्परेचर टू इट। तो ये तीनों फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपांड होता है, और प्रेशर इंक्रीज होता है किसी भी कंटेनर में। तो यहां पे ध्यान देना अच्छे से, वी कैन डिस्क्राइब स्टेट ऑफ द सिस्टम बाय यूजिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना। कभी भी जब हम टेम्परेचर देते हैं तो अंदर जो स्टेट है सिस्टम का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी स्टेट रहेगा, अगर अंदर सॉलिड स्टेट है, अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वो ऑलरेडी लिक्विड है तो वो गैसियस स्टेट में हो जाएगा, और अगर गैसियस स्टेट में है तो अंदर के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत फास्ट, फटाफट। और जो वॉल ऑफ कंटेनर है,
यहाँ पे ये प्रेशर अप्लाई करना लगा स्टार्ट करेंगे और इनका वॉल्यूम एक्सपांड होगा और इस तरह से अपना स्टेट है जो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की वजह से होती है। इतना आसान सा टॉपिक था। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा हीट के बारे में जानेंगे और हीट एक्सचेंज वगैरह कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें हम थोड़ा समझेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दी कौन से टॉपिक के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉट फ्लूइड। तो हीट जो होती है ये एनर्जी का फॉर्म है, ना कि फ्लूइड का फॉर्म है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओके चलो, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करता हूं, एक चीज कुछ कंसिडरेशन। मान लो कि ये अपना सिस्टम है अंदर का, तो सिस्टम का टेम्परेचर Ts है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर Te है। मैंने इस तरह कुछ ले लिया, तो बाहर का टेम्परेचर Te और अंदर का टेम्परेचर Ts, इस तरह मैंने कुछ कंसिडर किया। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दी कि Ts क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो अंदर का पार्ट होता है, और Te क्या है, टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, और आप सराउंडिंग भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको बोला था ना कि अगर मान लो बाहर का जो Te है, Te यानी कि टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, तो क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से हीट इनर की तरफ क्या होगी, मूव होके आएगी। यानी कि जो हीट है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम एक्सटर्नल टू द इंटरनल। ठीक है, यानी सिस्टम में इन्वायरमेंट से सिस्टम में ट्रांसफर होगा हीट। और अगर इफ एंड ओनली इफ अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां से टेम्परेचर फिर एनवायरनमेंट में जाएगा। समझा कि नहीं? तो इस तरह कुछ हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हीट कब तक ट्रांसफर होगी। तो ये हीट तब तक ट्रांसफर होगी जब तक कि सिस्टम का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दोनों इक्वल ना हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफर होता है। और जब ये इक्वल हो जाता है तब हम इसी स्टेट को क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि सिस्टम में भी एंड सराउंडिंग में दोनों में क्या हो चुका है, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो गया है। यानी कि हीट कब तक ट्रांसफर होगा, टिल व्हेन Ts एंड Te रिमेन्स सेम और इक्वल। यानी कि जो Ts की वैल्यू होगी, Ts यानी कि सिस्टम का जो अपना टेम्परेचर है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक क्या होता है, हीट ट्रांसफर कंटिन्यूअसली होते रहता है। दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है। ठीक है, तब तक यहाँ पे थर्मल यानी कि हीट का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके घर में रूम है जो, ठीक है, यहाँ पे इस तरह सपोज मैं यहाँ पे एक रूम बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रूम है, ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। और रूम के अंदर आपने एक वाटर का मॉलिक्यूल अच्छे से रख दिया है। ठीक है, क्या रखा है, वाटर का मॉलिक्यूल आपने रखा। ओके, मेरे से फिलहाल डायग्राम अच्छे से नहीं आती है। चलो, तो अंदर हमने रूम के अंदर क्या रखा, रूम का टेम्परेचर सपोज मान लो कि अपना रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और आपके अंदर यानी कि जो Te है, Te कितना हो गया भाई, वो इन्वायरमेंट हो गया ना अभी, तो 30 डिग्री सेल्सियस Te हो गया। ठीक है, ये जो Te है ये 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। और अंदर का जो टेम्परेचर है मैं इसको कंसीडर करता हूं कि ये 80 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर 80 डिग्री सेल्सियस बॉइल्ड वाटर ग्लास के अंदर रख दोगे आप अपने रूम में, तो थोड़े टाइम में क्या होगा, ये पूरा टेम्परेचर जो है वाटर ठंडा पड़ जाएगा। क्यों ठंडा होगा, बिकॉज सारा 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ट्रांसफर होगा टू द रूम टेम्परेचर। व्हाई, बिकॉज जो आपके अंदर ग्लास में सिस्टम है, जो सिस्टम का टेम्परेचर हाई है और हाईएस्ट कंसेंट्रेशन से हीट हमेशा लोअर कंसेंट्रेशन में ये हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक कि अंदर का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए ये बाहर के टेम्परेचर के। यानी कि अगर बाहर 30 डिग्री है तो अंदर का भी 30 डिग्री होना ही चाहिए, तब तक हीट ट्रांसफर कंटिन्यूअसली होता रहेगा। ठीक है, और इस कंडीशन को आप कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो कि इसके पहले वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था, जीरोथ लॉ के पहले। ठीक है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो हम एक चीज जान चुके हैं कि सिस्टम से हीट कभी बाहर जाती है और कभी सिस्टम में हीट अंदर आती है।
अगर मान लो आपका खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि हीट का टेम्परेचर, जो बाहर रूम का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, इतना खतरनाक टेम्परेचर है कि हम भी बॉइल्ड हो जाएंगे, ठीक है, और अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर बाहर से अंदर की तरफ हीट आएगी, बाहर से अंदर हीट आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद रखना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कभी कभी सिस्टम टेम्परेचर गेन करता है और कभी कभी अपना इन्वायरमेंट टेम्परेचर गेन करता है, तो इसी के बेसिस पे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो व्हेन, यहां ध्यान दो अच्छे से, व्हेन हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम, सिस्टम में अगर जाता है हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से, ध्यान दो अच्छे से, बाहर से इन्वायरमेंट से अपने सिस्टम में जब हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है तब तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो एनर्जी पॉजिटिव होगी, यानी जब कभी भी सिस्टम क्या करता है, ध्यान दो अच्छे से, जब कभी भी सिस्टम क्या करेगा, गेन करेगा एनर्जी, क्या करेगा, गेन, तो हम कहेंगे कि वो एनर्जी पॉजिटिव है, क्या होगी वो एनर्जी, पॉजिटिव। और जब सिस्टम से एनर्जी बाहर लॉस होगी, क्या होगी, एनर्जी लॉस, तो हम कहेंगे कि वो एनर्जी निगेटिव है, समझा कि नहीं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपने को सिस्टम को प्रायोरिटी देनी है, यानी कि अगर अपना सिस्टम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो हम उस एनर्जी को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, और अगर अपना सिस्टम एनर्जी को लॉस करता है तो हम उस एनर्जी को निगेटिव एनर्जी कहेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे लिख के रखा है, यानी कि वी से दैट सिस्टम गेन्स और एब्जॉर्ब द एनर्जी, देन वी कैन से दैट दैट एनर्जी इज पॉजिटिव एनर्जी। और अगर अपना सिस्टम ट्रांसफर करता है एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट को अगर अपना सिस्टम ट्रांसफर करता है एनर्जी को, तो वी से दैट सिस्टम लॉसेस और रिलीजिंग द एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा, और इसी के बेसिस पे हम एक छोटा सा हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ओके। तो कंसीडर कर लो कि क्यू क्या है। अब देखो, इसी चीज को अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद टेक्स्ट बुक को रीड 100% जरूर करना, फिर आपको समझेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्यू क्या है, हीट एनर्जी जो कि ट्रांसफर्ड हुई है बिटवीन द सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, जो भी एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रही है या सिस्टम से बाहर जा रही है वही क्या है, अपना क्यू है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो क्यू क्या है, वो हीट एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है बिटवीन द सिस्टम एंड एनर्जी, मतलब सिस्टम से जो बाहर जा रही है और बाहर से जो सिस्टम में आ रही है, तो वही क्यू है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। टीएस क्या है, हीट और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टीई क्या है, हीट और टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, इस बात को ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। चलो, केस 1 देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है और ये कोई इन्वायरमेंट है, ठीक है, ध्यान देना। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर सिस्टम का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कम है, ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कम है, तो क्या होगा, यानी कि अगर मैं कहूं कि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और सिस्टम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट से हीट सिस्टम में आएगी, यानी कि अपना सिस्टम क्या करेगा, गेन करेगा एनर्जी, यानी कि जो अपनी एनर्जी गेन किया वो कैसी एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक बात ध्यान रखना, अगर यही बात तो पीछे से मैं बताते आ रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। अगर इन्वायरमेंटल एनर्जी मैक्सिमम है एज कंपेयर्ड टू दी सिस्टम, ठीक है, तो हमेशा याद रखो इन्वायरमेंट से एनर्जी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होगी, यानी कि अपनी एनर्जी जो ट्रांसफर हुई यानी क्यू, वो क्या होगी, हमेशा याद रखो पॉजिटिव रहेगी, यानी 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं नंबर, तो हमेशा अपनी एनर्जी कैसी रहेगी, फिर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं कि अगर मान लो इन्वायरमेंट है आपके सामने, ठीक है, और ये सिस्टम है, ठीक है, जो कि हम देखते आ रहे हैं, अगर यहाँ पे अपने सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है और एनवायरनमेंट की एनर्जी कम है, तो क्या होगा, अगर मान लो अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, जैसे फ्रीज में होता है, ओके।
तो जैसे ही हम फ्रीज ओपन करते हैं तो कैसे बाहर अपने को कूल्ड टेम्परेचर बाहर आता है। देखो टेम्परेचर कोल्ड भी हो सकता है और हीट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि टेम्परेचर हीट ही होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हॉट जरूरी नहीं कि टेम्परेचर हॉट ही, कोल्ड को भी टेम्परेचर ही कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा 100 डिग्री वाले से टेम्परेचर कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे बाहर वाले में जिसके पास कम है, बिकॉज टेम्परेचर और हीट ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जो सिस्टम है उससे हीट हमेशा ट्रांसफर होगा इन्वायरमेंट में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम लॉसेस द एनर्जी आउटसाइड, बाहर की तरफ एनर्जी लॉस करेगी, और यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हुई वो निगेटिव होगी, बिकॉज एनर्जी आर गेटिंग ट्रांसफर्ड और लॉस्ड। तो जब कभी भी सिस्टम से एनर्जी हमेशा इन्वायरमेंट में जाती है तो वो हीट एनर्जी जो होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। थर्ड वाला यहाँ पे हम समझ लेते हैं केस। थर्ड केस क्या है कि अगर मान लो सिस्टम की एनर्जी और इन्वायरमेंट की एनर्जी दोनों सेम है, बाहर का भी 100 डिग्री सेल्सियस मान लो, अंदर का भी 100 डिग्री सेल्सियस, तो कोई भी हीट ट्रांसफर होगी क्या, हीट यहाँ पे ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा, दोनों हीट इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ होगा, नो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। तो हमने देखा भी था पार्ट 1 में कि जब कभी भी हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि दोनों सिस्टम यानी कि इन्वायरमेंट और अंदर का जो सिस्टम है अपना, ये दोनों इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनेगी, यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या मिला, क्या कंक्लूजन मिला हमको, तो हमको ये बात पता चली कि हीट एज द एनर्जी दैट ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो हीट एक टाइप की एनर्जी होती है जो कि ऑलवेज सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि हायर और लोअर कंसंट्रेशन के वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सिस्टम। जो टेम्परेचर का डिफरेंस है यानी सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में, इस लोअर और हायर टेम्परेचर की वजह से हीट एक ऐसी एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है, ठीक है, बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। और अगर इक्वल है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो इस बात को अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आपको सब क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक जो पढ़ा उसको हम इसको समझने में अप्लाई करेंगे, और जो यहाँ पढ़ेंगे वो चीज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को समझने में अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखते रहो जिससे कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते रहे। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखना है, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, जो अंदर की एनर्जी यानी टीएस, ये कैसे चेंज होगा, यानी कि जो टीएस यानी कि टेम्परेचर यानी एनर्जी की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसको चेंज करने के। तो सिस्टम कैन चेंज इट्स एनर्जी बाय लॉसिंग या फिर गेनिंग, यानी कि अगर जो अपना सिस्टम है या तो ये सिस्टम अपना लॉस करेगा, यहाँ पे जो भी उसके पास एनर्जी होती है, या तो वो एनर्जी को अंदर गेन करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर की एनर्जी चेंज होगी। यानी कि कम या ज्यादा करनी है एनर्जी को, कम हो या ज्यादा हो, तो सिस्टम की एनर्जी तो चेंज होने ही वाली है। अगर 80 से 100 हो गया तो भी एनर्जी चेंज हुई, अगर 100 से 80 हो गया तो भी एनर्जी चेंज हुई। तो एनर्जी चेंज होने वाली है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, चाहे वो गेन करे एनर्जी को, हीट एनर्जी को, चाहे वो लॉस करे हीट एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं हीट को चेंज करने के, पहला है गेनिंग और दूसरा है लॉसिंग। और रास्ते कितने हैं ये लॉस और गेन कराने के, दो रास्ते हैं। पहला बाय हीटिंग द सिस्टम और दूसरा बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, दो ही तरीके हैं। या तो आप, पहला तरीका कौन सा है, पहला तरीका ये है कि आप हीट करो सिस्टम को, अभी बताऊंगा कैसे करोगे, ठीक है। और दूसरा कौन सा सिस्टम है कि आप वर्क परफॉर्म करो ऑन द सिस्टम, यानी कि आपके सामने मगर ये सपोज एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में अंदर सपोज वाटर या गैस के कुछ भी मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो या तो आप इसमें वर्क परफॉर्म करो, वर्क, और या तो फिर आप लोग इसे हीट दो, तो इसके अंदर की एनर्जी चेंज होगी।
अब आपको कॉन्सेप्ट जो अब तक सीखा है वही अप्लाई करना है। ये आपके सामने एक यहाँ पे कुछ भी एक डायग्राम है और ये बहुत आसान डायग्राम है, अभी समझाता हूँ कैसा है। ठीक है, तो आपने होली के टाइम पे जो पिचकारियां होती है उसे तो अच्छे से देखा ही होगा। ठीक है, तो वही समझो यहाँ पे कुछ पिचकारी है, जिस चीज को आप अंदर से प्रेस करते हो ना, फिर आगे से पिचकारी से रंग निकलता है। ठीक है, कलर बाहर स्प्रेड होता है, बाहर निकलता है, तो वो चीज समझ लो ये पिस्टन है। इसे हम क्या कहते हैं? पिस्टन। ठीक है, PISTON पिस्टन। ठीक है, और अंदर जो मटेरियल भरा हुआ ये गैस के मॉलिक्यूल है। क्या है? सपोज गैस मॉलिक्यूल या कुछ भी समझो आप। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल हम समझते हैं, तो ये गैस के मॉलिक्यूल है। ओके, ध्यान देना। और ये पूरा सिलेंडर था, जैसे पिचकारी होती है वैसा एक सिलेंडर था पूरा, और बाहर से पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है, ये बाहर से जो ये पूरा पिस्टन है अपना, ठीक है, ये पिस्टन लगाया हुआ है। अब इसमें स्टार्टिंग के फेज में, इनिशियल स्टेट में इसकी टेम्परेचर कितनी थी? 100 डिग्री सेल्सियस थी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, इस तरह कुछ। 100 डिग्री सेल्सियस था। अब जब मैं बर्नर से, पहला मेथड देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पाथ बाय हीटिंग द सिस्टम। अंदर वाले को देखो क्या कहेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, जो ये अंदर का पार्ट है इसे हम सिस्टम कहेंगे ना, सिस्टम है ये अंदर का। ये जो बाहर का है इसे हम इन्वायरमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो अच्छे से। और अंदर वाले को सिस्टम कहेंगे। और ये है अपनी बाउंड्री, जो यहाँ पे ये देखे रखा है, ये पूरा बाउंड्री है। ठीक है, तो ये आपको पता है ऑलरेडी। तो जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, जब हीट देंगे तो अंदर का सिस्टम क्या करेगा? टेम्परेचर गेन करेगा। यानी कि सिस्टम क्या कर रहा है? एनर्जी गेन कर रहा है। ठीक है, कैसे? बिकॉज अंदर का TS मान लो 100 है। ठीक है, तो जब अंदर का TE है, ये बर्नर से हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 100 में कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होगा ना। तो देखो ये 100 से 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया? 200 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अपने सिस्टम ने क्या किया? गेन किया कुछ भी जो अपने पास बर्नर के पास एनर्जी थी, जो यहाँ पे हीट एनर्जी थी, इन्वायरमेंट से सिस्टम में हमने डाला इस हीट एनर्जी को। और इस हीट एनर्जी ने क्या किया? पूरे के पूरे जो सिस्टम थे, जो सिस्टम के पास एनर्जी थी, वहां पे एनर्जी ज्यादा गेन हुई इस ड्यू टू हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के वजह से। और अंदर के फाइनल स्टेट में जो टेम्परेचर होगा या जो एनर्जी होगी सिस्टम की, वो इंक्रीज होगी। यानी क्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो क्यू की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। बिकॉज सिस्टम ने क्या किया है? गेन किया है। क्या गेन किया है? हीट एनर्जी को उसने गेन किया है। और किसके वजह से गेन किया है? बाय प्रोवाइडिंग द हीट टू द सिस्टम। तो जब आप कभी भी सिस्टम को हीट देते हो तो क्या होता है? इन्वायरमेंट का हीट ज्यादा होगा। बिकॉज अब बाहर से ही यहाँ पे हीट दे रहे हो ना, आग लगा रहे हो, बाहर से फायर लगा रहे हो बर्नर के थ्रू, तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और अंदर टेम्परेचर कम रहेगा। तो जिसके पास ज्यादा है वहां से कम वाले में टेम्परेचर ड्यू टू हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन के वजह से हीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी और सिस्टम के अंदर हीट आएगी। और 100 से 200 हो गया हीट। यानी कि क्यू क्या होगा? पॉजिटिव। बिकॉज हीट ने क्या किया है? यहाँ पे अंदर गेन हुई है बाय द सिस्टम, तो सिस्टम की टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुई है और सिस्टम पॉजिटिव रहेगा। जो भी अपनी एनर्जी होगी वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ चुका है कि बाय यहाँ पे जो हीटिंग है, हीटिंग के थ्रू किस तरह अपना टेम्परेचर पॉजिटिव होता है। अब बाय डूइंग वर्क देख लेते हैं कि वर्क की वजह से क्या होगा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, वर्क की वजह से। तो यही आपके सामने ये सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, ये पिस्टन है। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। और स्टार्टिंग में यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ऐसे दिखाया है, जरूरी नहीं कि 100 ही होगा, कुछ भी हो सकता है, दिखाया है उसने आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, चलो अब इस पिस्टन में ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो बताऊंगा ध्यान से सुनना। इस पिस्टन में हमने फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? फोर्स। जब हम लोग ने फोर्स किया अप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा? पिस्टन कुछ ना कुछ वर्क करना परफॉर्म करेगा। ये पिस्टन अंदर की तरफ क्या होगा? अंदर की तरफ पिस्टन मूव करेगा। ठीक है, और जब मूव करेगा तो अंदर के जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये क्या होंगे? कॉम्प्रेस होंगे। क्या होंगे? ये मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस होंगे। ठीक है, और जब कॉम्प्रेस होते हैं तो उन दोनों के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होगा, यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये क्या होगा? इंक्रीज होगा ना। यानी कि अंदर की फोर्स इंक्रीज हो रही है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज। वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। वाई वॉल्यूम डिक्रीज होगा? बिकॉज पहले देखो, वॉल्यूम मतलब जगह होती है कि गैस को रहने के लिए कितनी जगह है। ठीक है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो इतनी जगह है। अभी जब आप फोर्स लगा के इस चीज को देखो यहाँ पे ला दोगे, यहाँ पे ला दोगे, तो अंदर कितनी कम जगह बची ना। तो वॉल्यूम क्या होता है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं डिक्रीज होता है, बट प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है
बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये कुछ यही चीज है कि मान लो आप एक बस में चढ़े हो, बस में बहुत भीड़ है, ठीक है, और उसमें भी आप एकदम एक दूसरे से चिपक के दब दब के खड़े हुए हो। मुंबई की लोकल ट्रेन का हाल है, ठीक है, क्योंकि ये मुंबई की लोकल ट्रेन दुनिया में, वर्ल्ड में फेमस है, इतनी भीड़ और फिर भी बाहर के लोग कहते हैं यार कि चल भाई अंदर चल, अभी अंदर तो बहुत जगह है। ऐसा होता है यहाँ पे फिलहाल मुंबई की लोकल ट्रेन में। पता है उसको कि लटक के पब्लिक जा रही है, बाहर दरवाजे में लटक रहे हैं, तब भी बोलेंगे चल भाई अंदर चल, देखना अंदर कितनी जगह है। सोचो मुंबई की पब्लिक, ठीक है, तो ऐसे होता है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करो कि लोकल ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है, फिर भी लोग चढ़ते जा रहे हैं, यानी कि पिस्टन फिर भी फोर्स अप्लाई करते जा रहा है, फोर्स अप्लाई करते जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अंदर जो होंगे दो, हम जो इंसान होते हैं लोकल ट्रेन के अंदर, हम एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है, और हम कैसे भी करके बाहर वाले के लिए जगह बन जाती है। तो ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो टेंशन होता है दो इंसानों के बीच में, जो फोर्स होता है वो एकदम स्ट्रांग बन जाता है, एक दूसरे से इंसान चिपक जाते हैं। तो वैसे ही जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेस होगा, कंप्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जब कंप्रेशन होता है तो उनकी जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है कंप्रेशन के टाइम पे, हमेशा याद रखो, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कौन सी एनर्जी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। व्हाई, बिकॉज पार्टिकल मूव करना बंद कर देते हैं जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं। तो जब हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तो अंदर के पार्टिकल मूव करना बंद कर देंगे और वो स्टैटिक पोजीशन में आ जाएंगे, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसके वजह से जब हम फोर्स लगाते हैं तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, जो अंदर का टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे गैस कंप्रेस्ड हो गई, ठीक है, और यहाँ पे जब हमने पिस्टन में फोर्स लगाया तो गैस कंप्रेस हो गई, ठीक है, इस तरह, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो सिस्टम ने क्या किया, एनर्जी गेन की। सिस्टम ने क्या किया, बाहर से जब हमने फोर्स लगाया तो सिस्टम में एनर्जी गेन की, और गेन करने की वजह से जो Q होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक बात ध्यान रखो, जब हम सिस्टम में वर्क परफॉर्म करते हैं तो सिस्टम एनर्जी गेन करता है। क्या गेन करता है, एनर्जी सिस्टम गेन करता है, सिस्टम एनर्जी गेन करता है। और दूसरा कंडीशन बता दूं कि अगर मान लो हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया, तो फिर गैसेस क्या होंगी, गैसेस अंदर से पुश करेंगी इस अपने पिस्टल को। तो गैस अंदर से जब पुश करेंगी यानी गैस वर्क परफॉर्म कर रही है, और जब गैस वर्क परफॉर्म करेगी तो पिस्टन को जब पुश करेगी तो पिस्टन इस तरह बाहर आएगा ना, और जब पिस्टन बाहर की तरफ आएगा तो अंदर की गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी, बड़ी होगी, गैस फैलेगी चारों तरफ। तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो अंदर का टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जब गैस वर्क परफॉर्म करती है, ध्यान देना, अंदर का सिस्टम किसी में वर्क परफॉर्म करता है, क्योंकि सिस्टम में गैस ही है ना। तो जब सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है, सिस्टम खुद वर्क परफॉर्म करता है, तो वो बाहर एनर्जी रिलीज करता है, तब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। और जब कोई सिस्टम में वर्क परफॉर्म करता है, सिस्टम में, when we perform work on the system, तो क्या होता है, एनर्जी सिस्टम गेन करता है, ठीक है, तब सिस्टम की एनर्जी गेन होती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, सिस्टम में वर्क परफॉर्म करोगे तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, और अगर खुद सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है तो सिस्टम एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो यही कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही हीट की कंडीशन थी। अगर हीट बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग अंदर सिस्टम में, तो सिस्टम वर्क क्या करेगा, सिस्टम अंदर की एनर्जी को गेन करेगा, बिकॉज बाहर से हम हीट दे रहे हैं ना। तो किसी भी चीज को गर्म करेंगे यार तो वो तो अंदर से एनर्जी गेन करेगा ही, ठीक है। तो जब हम बाहर से हीट देंगे तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वो एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या मिला, ठीक है। तो याद रखना ये कंक्लूजन जो था इंपॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही चीज हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए। यही चीजें जो है वर्क और जो अपना यहाँ पे एनर्जी है। तो वर्क में क्या है, अगर वर्क की कोई कंडीशन बोलो तो क्या बताओगे, अगर हम वर्क सिस्टम में परफॉर्म करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है। भाई किसी को दोगे तो वो अमीर बनेगा ना, तो अगर आप उसमें वर्क परफॉर्म करोगे तो सिस्टम एनर्जी पाएगा। लेकिन अगर एनर्जी जो सिस्टम के पास है वो अगर वर्क परफॉर्म करेगा, सिस्टम काम करेगा, तो सिस्टम की एनर्जी बाहर लॉस होगी। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ओके। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्क वाला रिलेशन हो गया विद द हीट,
तो याद रखो अच्छे से, अगर वर्क हम सिस्टम में परफॉर्म करते हैं तो हीट क्या होती है, गेन होती है। क्या होती है, हीट गेन। और अगर हम वर्क सिस्टम परफॉर्म करते हैं तो हीट क्या होती है, लॉस होती है। इस बात को ध्यान रखना। सारा कंडीशन सिस्टम का है। सिस्टम में कोई काम करे तो हीट बाहर जाएगी, हीट अंदर आएगी, और अगर सिस्टम खुद काम करे तो हीट बाहर जाएगी। ऐसे ही हीटिंग का है, तो अगर हीटिंग हम लोग करते हैं बाहर से सिस्टम के अंदर तो सिस्टम क्या करेगा, हीट गेन करेगा। और अगर मान लो हम लोग बाहर से कुछ हीट बाहर दिलाएं, सिस्टम हीट बाहर छोड़े तो फिर हीट कम होगी एनर्जी। ठीक है, तो ये सिंपल सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। दूसरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, ये जो कंफ्यूजन मिला, रिलेटेड टू वर्क डन ऑन अ सिस्टम एंड बाय द सिस्टम एंड चेंज इन द थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर सपोज सिस्टम काम करता है, सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है तो हीट कम होगी सिस्टम की। और अगर कोई सिस्टम में काम करता है, सिस्टम में ऑन वर्क परफॉर्मिंग ऑन द सिस्टम, तो क्या होगा, अपना सिस्टम का जो एनर्जी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और यही प्रोसेस क्या देता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो वी विल स्टडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद द बेस्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो अच्छे से याद रखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आई नो। तो आप लोग प्लीज से प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, और हो सके तो यार लाइक बटन जरूर दबा देना। ओके, और नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा तो उसे भी जरूर दबा दो, बिकॉज तुमसे सिर्फ यही तो मिलता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे नोट्स ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी सारी चीजें। या तो ज्वाइन बटन में ज्वाइन हो जाओ, वहां से भी आप मुझसे नोट्स ले सकते हो, या फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।